अब तक हमने रिएक्ट के कोर्स में ये देखा है कि हम कैसे इन तीन इनपुट्स के अंदर से वैल्यू लेते हैं और उस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब भी कोई हम फॉर्म सबमिट करते हैं, यहाँ से अगर हम कोई वैल्यू लिख के, लेट से यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, इसी तरह यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, और इसको मैं ईमेल कर देता हूँ क्योंकि इसकी टाइप जो है मैंने ईमेल डिफ़ाइन की थी। और जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मेरा पेज जो है रिफ़्रेश हो रहा है। और ये देखें मेरा पेज जो है वो रिफ़्रेश हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट में हमें इसी चीज़ से तो बचना होता है कि अपना जो पेज है वो रिफ़्रेश नहीं करना होता। तो ये पहले हम ये काम करेंगे, उसके बाद इन तीन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे आगे कंपोनेंट में भेजेंगे। तो क्योंकि बेसिकली ये पूरा एक फॉर्म है, और जब ये रिफ़्रेश तब होता है जब फॉर्म सबमिट होता है, मतलब ये बटन प्रेस होता है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो हम इसको कह दें कि तुमने रिफ़्रेश नहीं होना। लेकिन जो सारा काम ये करता है, मतलब डाटा, क्योंकि यहाँ पे हम जब डाटा लिखते हैं तो जब इस पे प्रेस करते हैं तो डाटा किसी वेरिएबल में स्टोर होता है, तो बाकी काम वैसे ही होना चाहिए, सिर्फ जो इसका रिफ़्रेश होने वाला पार्ट है वो जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने कोड में आ जाता हूँ, और कोड में आके जहाँ पे मैंने यूज़र फॉर्म की जो फाइल बनाई थी उसके अंदर आ जाता हूँ। ये मेरा फॉर्म, यहाँ पे तीन मैंने इनपुट्स ली थी और एक बटन लिया था। अब पहले ये तीन इनपुट्स फिल होती हैं, उसके बाद ये बटन जो है वो क्लिक होता है। अब क्योंकि ये पूरा फॉर्म है, फॉर्म सबमिट होता है, तो फॉर्म के अंदर हम एक फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म को ही जो है वो रीलोड होने से बचाना है। तो यहाँ पे एक फॉर्म का इवेंट होता है ऑन सबमिट के नाम का, सॉरी, ऑन सबमिट। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन का नाम लिखूँगा और मैं कहूँगा वो फंक्शन रन हो जाए, और उस फंक्शन के अंदर मैं कह दूँगा कि तुमने रिफ़्रेश नहीं होना। तो यहाँ पे हम कोई भी एक फंक्शन का नाम लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सबमिट हैंडलर। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबमिट हैंडलर का नाम का एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब इस फंक्शन को ऊपर मुझे जो है यहाँ पे क्रिएट भी करना है, तो मैं कॉन्स्ट या लेट के थ्रू क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर, क्योंकि ये एरो फंक्शन है। और यहाँ पे आके इस तरह हमने अपना एरो फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं क्या कहूँगा, इसके अंदर मैं कहूँगा कि तुमने जो है रीलोड नहीं होना, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये इस फॉर्म पे अप्लाई हो रहा है। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, मतलब ये बटन क्लिक होगा, तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने उसको रीलोड होने से बचाना है। तो यहाँ पे एक तो हमें चाहिए होगा एक ऑब्जेक्ट इवेंट्स नाम का, जो ये ऊपर भी मैंने आपको बताया था इवेंट्स क्या होता है। क्योंकि हमारे पास तमाम डाटा आ रहा है तो हमें इवेंट्स चाहिए होगा। ये जितना भी डाटा है ये इस फॉर्म के अंदर, मतलब हमें चाहिए, तो हमें इवेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से इवेंट्स के बारे में बताया था कि इवेंट्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इवेंट्स को यूज़ कर लिया, और सिंपल मैं एक जो है वो स्टेटमेंट लिखूँगा, इवेंट्स डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या हुआ है, मैंने कहा कि जो इसका डिफ़ॉल्ट, जो फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट सिचुएशन है ना, उसको चेंज कर दो। फॉर्म की एक नेचर होती है कि फॉर्म जब भी सबमिट होता है उसकी एक नेचर होती है, वो रीलोड, अपने पेज को रीलोड करता है, वो रिफ़्रेश होता है। तो हमने यहाँ पे उसको मना कर दिया कि जो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट नेचर है उसको उसको चेंज कर दो, मतलब प्रिवेंट कर दो, वो ना करो तुम। तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट नेचर है ना रिफ़्रेश होने वाली, यहाँ पे वो उसको ख़त्म कर देगा। तो जैसे ही अब फॉर्म पे क्लिक होगा, मतलब बटन सबमिट होगा, ये वाला फंक्शन रन होगा। और जैसे ये वाला फंक्शन रन होगा तो ये जो मेरा इवेंट्स डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का इस फंक्शन के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जैसे ये एग्जीक्यूट होगी, फॉर्म हमारा रिफ़्रेश नहीं होगा। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ और मैं कोई डाटा लिखता हूँ a@gmail.com, और ठीक है, रैंडम डाटा लिखती है, और उसके बाद मैं फॉर्म को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें मेरा जो है वो पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ। ये अब मेरा डाटा ये बेसिकली बैक एंड पे सबमिट हो रहा है, लेकिन पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा। तो पहला काम तो हमने कर लिया है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा डाटा क्या वाकई सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, इससे
एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि जब हम अपना डाटा भेजेंगे, क्योंकि एट द एंड तो हमें अपना डाटा इस जगह भेजना है ना, मतलब हमें एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना है ताकि ये a@gmail.com और ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये एज अ न्यू कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे जिस तरह ये 4 कंपोनेंट हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये वाले, तो इसी तरह हमारे पास ये जो डाटा हम सबमिट करें ये भी एट द एंड एक कंपोनेंट बनेगा। तो अगर हम देखें जहाँ पे ये कंपोनेंट बने हुए हैं, मैं जाके अपने index.js के अंदर आई थिंक हमने बनाए थे, तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। नहीं, app.js के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमने ये एरे क्रिएट की थी और इस एरे के अंदर ये वाले कंपोनेंट हमने क्रिएट किए थे, मतलब इनकी वैल्यूज़ जो थी, ये पहली वैल्यू, ये चौथी वैल्यू है, इसी तरह ये तीसरी वैल्यू है, मतलब 4 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। ये आई थिंक 4th के 5th वीडियो में हमने क्रिएट किए थे। तो अगर हम देखें तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रही हैं, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, एक पूरी एरे थी और एरे के अंदर 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे और उन चारों ऑब्जेक्ट में बारी बारी एक एक की वैल्यू हमने सेंड कर दी थी। तो अब जब हम अपना काम करेंगे यहाँ पे यूज़र फॉर्म के अंदर, जो कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ से वैल्यू तो ले रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने वैल्यू तो इन वेरिएबल्स के अंदर ले ली थी, लेकिन इन वैल्यूज़ को हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है, क्योंकि जो एट द एंड हमने यहाँ पे वैल्यू भेजनी है ना इस एरे के अंदर, ये जो यूज़र्स की एरे है, तो हमें क्या चाहिए होगी, एक जो है वो हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको आगे हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इसी फंक्शन के अंदर, क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, तो यहीं पे मुझे ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट या लेट, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र डाटा, ये ऑब्जेक्ट का नेम है और यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास, एक ईमेल है और दूसरा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल, ये आपको सिंटैक्स इसका पता होना चाहिए, आगे इक्वल टू नहीं लगाते हम, और यहाँ पे मैं इंटर ईमेल यूज़ कर लूँगा, क्योंकि ये जो मेरा वेरिएबल है इसके अंदर वही वैल्यू होगी जो इस फंक्शन के थ्रू हमने गेट की होगी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में गेट की थी यहाँ से। इसी तरह फर्स्ट नेम में इसकी वैल्यू होगी, लास्ट नेम में इस वाले की वैल्यू होगी। तो बारी बारी हम तीनों को यूज़ कर लेंगे। तो ईमेल को हम कह देते हैं इंटर ईमेल के इक्वल। इसी तरह हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं लास्ट नेम का, सॉरी पहले फर्स्ट नेम का लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं इंटर्ड फर्स्ट नेम के इक्वल। और यहाँ पे फर्स्ट नेम भी आ गया। उसके बाद हम एक लास्ट नेम ले लेते हैं और इसको हम कह देते हैं इस वाले के इक्वल, क्योंकि इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर तमाम वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इंटर्ड लास्ट नेम कर दिया। तो अब क्या हुआ, बेसिकली जो मेरी ईमेल है उसके अंदर मेरी इंटर्ड ईमेल, जो मतलब यहाँ पे यूज़र टाइप करेगा वो वाली ईमेल उसके अंदर आ जाएगी, और फर्स्ट नेम के अंदर जो यूज़र फर्स्ट नेम टाइप करेगा, और इसी तरह जो लास्ट नेम होगा उसके अंदर ये एल नेम के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाएगी। अब एक बार मैं इसको console.log करके आपको चेक करा देता हूँ कि क्या वाकई ही वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही। तो इस यूज़र डाटा को बजाय मैं बारी बारी इन ईमेल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को console.log करूँ, मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को ही console.log कर लेता हूँ, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इन तीनों की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसको मैंने सेव किया और इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से अपना इंस्पेक्ट करके अपना कंसोल जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स से kashif@gmail.com और काशिफ और कुछ भी रैंडम डाटा, ये मैंने ऐड यूज़र किया। तो ये देखें मेरा फॉर्म रिफ़्रेश नहीं हुआ। ठीक है, एक तो पहला स्टेप वो हो गया, और दूसरा ये जो तीनों वैल्यूज़ थी ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई हैं। अगर मैं इसको जो है वो एक्सपेंड करूं, तो पहला ईमेल का वेरिएबल है उसके अंदर काशिफ, दूसरा फर्स्ट नेम है उसके अंदर ये, और लास्ट नेम है उसके अंदर ये, और उसकी जो टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसने बता दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इनको चेंज कर दूँ, मतलब कुछ भी चेंज कर दूँ, इसको भी मैं चेंज कर दूँ और इसको भी मैं चेंज कर दूँ, तो अब क्या होगा, देखें फॉर्म दोबारा रिफ़्रेश नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ स्टोर कर लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे भेज देंगे app.js के अंदर इस जगह, और यहाँ से आगे उसको इस जगह पास कर देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भेजने से पहले एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ। जैसे ही हम यहाँ पे यूज़र जब सबमिट करेगा कोई डाटा, तो होना क्या चाहिए था,
होना ये चाहिए था कि ये जो इनपुट फील्ड्स हैं इनको दोबारा से क्या हो जाना चाहिए था, ऐसे एम्प्टी हो जाना चाहिए था। मतलब जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक हो तो उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को जो है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए था। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो शुरू में क्या था, अगर पेज रिफ़्रेश हो स्टार्ट, मतलब जब यूज़र फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तो ये एम्प्टी थी। क्योंकि एम्प्टी कैसे थी, एम्प्टी इस वजह से थी क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ स्टेट के अंदर क्या किया हुआ था, इसको एम्प्टी रखा हुआ था। अगर हम यहाँ पे कुछ लिख के रखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आती हैं। मैं इसको एक बार सेव करके आपको चेक कराता हूँ। अच्छा ठीक है, ये इस वजह से नहीं आई क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इनपुट फील्ड क्रिएट की है ना, ये वाली, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की हुई। तो मैं इसको वैल्यू में के अंदर एक वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ना, इसी वैल्यू के अंदर, इसी वैल्यू के थ्रू हम इसको अपडेट करते रहेंगे हर बार। तो मैं इस वैल्यू के अंदर उन पैरामीटर्स को पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, इस तरह यहाँ पे 3 बार वैल्यू यूज़ करता हूँ, और ईमेल की जगह मैं ईमेल की वैल्यू दे दूँगा, फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम की, और लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम की। तो मैं बारी बारी ये वाली वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको ऐसे, और इसी तरह लास्ट नेम को यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिख के रखूँ यहाँ पे ऐसे, इसी तरह ये, और यहाँ पे भी कुछ लिख के रखूँ, तो अब जब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने शुरू में क्या किया हुआ था, इन तीनों को एम्प्टी रखा हुआ था कि मतलब जब यूज़र फर्स्ट टाइम आए तो ये तीनों एम्प्टी हो जानी चाहिए। अब अगर यूज़र यहाँ पे कुछ लिख के सबमिट करता है तो फिर क्या होगा, अब जब मैंने सबमिट किया तो ये देखें ये तीनों वैल्यू मेरे पास यहीं पे रही हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू थी ना वो अपडेट हो चुकी थी। इंटर ईमेल के अंदर भी कुछ आ चुका था, इंटर एफ नेम के अंदर भी कुछ आ चुका था, और इंटर लास्ट नेम के अंदर भी कुछ आ चुका था, और यही वैल्यू हम आगे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या कहा, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू रहने दी, क्योंकि हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये वाली वैल्यू है ना, जैसे ही डाटा सबमिट होगा इस वैल्यू को दोबारा से, इन तीनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जिस तरह हमने टॉप में इनको एम्प्टी किया हुआ था ना, उसी तरह हम नीचे आके जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम उस वैल्यू को दोबारा से एम्प्टी कर देंगे। ठीक हो गए। तो मैं यहाँ पे इनको दोबारा से एम्प्टी कर देता हूँ, और एम्प्टी कैसे करते हैं वो चीज़ आपको पता है, हम इस फंक्शन के थ्रू करते होते हैं। तो क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमने इसी फंक्शन के थ्रू वैल्यू गेट की थी, मतलब वैल्यू अपडेट की थी, तो अब हम दोबारा इसी फंक्शन के थ्रू वैल्यू अपडेट कर देंगे। और जैसे ही वैल्यू अपडेट होगी, आपको पता है जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो ऑटोमेटिकली इस वाले में भी आ जाती है। तो हम इन तीनों फंक्शंस को बारी बारी यूज़ करेंगे, सेट इंटर्ड ईमेल को, सेट इंटर्ड एफ नेम को, और सेट इंटर्ड लास्ट नेम को। तो मैंने सेट इंटर्ड एफ ईमेल पहले लिया, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ इस तरह, और इसको मैं नल कर देता हूँ। इसी तरह मैं बाकी दोनों को भी लेता हूँ। ये ख्याल रहे कि आपने इन वालों को नहीं लेना, आपने इन फंक्शंस को लेना है, क्योंकि जब भी वैल्यू अपडेट होती है सेकंड पैरामीटर के थ्रू होती है, लेकिन जो भी वैल्यू अपडेट होती जाती है वो ऑटोमेटिकली इस पहले वाले में स्टोर हो जाती है। इसका काम सिर्फ जहाँ पे वैल्यू को यूज़ करना हो, इन तीनों को हम सिर्फ उस जगह यूज़ करते हैं, लेकिन जब वैल्यू को चेंज या अपडेट करना हो तो हम इन वाले फंक्शन सेकंड पैरामीटर में जो होता है उसके थ्रू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको भी ले लिया, और इसकी जगह मैं एल नेम कर देता हूँ। इसको भी मैंने यहाँ से एम्प्टी कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ से एम्प्टी कर दिया। तो दोबारा से अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो अब एक बार देखते हैं, आई होप कि अब कोई एरर नहीं आएगा। मैंने a@gmail.com किया, इस तरह एक फ़र्स्ट नेम दे दिया, एक लास्ट नेम दे दिया। अब जैसे ही यूज़र सबमिट करेगा तो ये देखें मेरे पास ये वैल्यू भी रिमूव हो चुकी है, और यहाँ पे मेरे पास console.log में जो ऑब्जेक्ट था मेरा वो भी आ चुका है। अब अगर यहाँ पे कुछ और यूज़र लिखे, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये देखें वो वैल्यू भी यहाँ पे दूसरे वाली भी आ चुकी है, लेकिन जो ओरिजिनल डाटा है वो यहाँ से रिमूव हो के दोबारा से वो एम्प्टी हो चुका है। तो इसी को हम बोलते हैं, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम टू वे बाइंडिंग बोलते हैं, कि मतलब हमने पहले इस वैल्यू को शुरू में यूज़ किया, इस वैल्यू को यूज़ करने के फ़ौरन बाद हमने जैसे ही यहाँ पे इस जगह पे हमने इस वैल्यू को यूज़ किया, अब बेसिकली यहाँ पे वो तमाम वैल्यूज़ सेव हो चुकी हैं, और जैसे ही वो वैल्यूज़ सेव हुई हैं नीचे आके उन वैल्यूज़ को हमने दोबारा से नल कर दिया, मतलब एम्प्टी कर दिया। तो इस तरह हम इनको बार बार जो है वो आगे जाके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से वो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होके यहाँ पे आएगी तो वो दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम भेजेंगे अपने app.js के अंदर।